प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ वो आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है। और अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल जैसे बड़े प्रांत को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि के बाद 3 बड़े प्रांतों की मालगुजारी वसूल करने का हक उन्हें प्राप्त हुआ। और वो तीनों प्रांत तत्कालीन समय में बड़े महत्वपूर्ण प्रांत थे। बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन 3 प्रांतों की मालगुजारी और मीर जाफर के द्वारा प्राप्त धन से कंपनी की माली हालत काफ़ी हद तक सुधर गई थी। अंग्रेजों ने जब इन 3 प्रांतों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया तो अब उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी कि वो किस तरीके की प्रशासनिक नीति का अनुसरण करें। तो हम इस व्याख्यान में ये देखेंगे कि अंग्रेजों की जो प्रशासनिक नीति थी वो किस तरीके की थी और किस तरीके की कृषि व्यवस्था तथा भू राजस्व नीति का उन्होंने अनुसरण किया। और जब हम इस सिलसिले पर चर्चा करेंगे तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो गवर्नर जनरल हिंदुस्तान में आते थे उन पर किन विचारों का प्रभाव था। वो जब इंग्लैंड के अंदर पढ़ते थे तो उन्होंने किन दार्शनिकों की किताबों को पढ़ा था और उनके विचारों को उन्होंने अपनी नीतियों में कहीं ना कहीं उतारने की कोशिश की। तो हम मोटे तौर पर 3 तरीके की भू राजस्व नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तिमरारी बंदोबस्त कहते हैं, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहा गया, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। और इन तीनों बंदोबस्तों का हिंदुस्तान की रैयत पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा उसकी भी विवेचना इस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। यदि आप इस सिलसिले को देखें कि भारत में कृषि व्यवस्था और भू राजस्व नीति का अनुसरण अंग्रेजों ने किस तरीके से किया, तो जान पड़ता है कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो तमाम इतिहासकार थे उनमें यह धारणा बनी कि अंग्रेज़ों के जो भूमि लगान समझौते और उनके निरंतर प्रयोगों पर आधारित थे, जिसमें प्रयत्न और गलतियां दोनों ही उनके निर्णयों में विद्यमान थे। और इस प्रकार के प्रयोग वे 1786 तक स्पष्ट तौर पर करते रहे, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को स्थायी बंदोबस्त अपनाने के लिए बाध्य किया। 1950 के दशक के बाद जो भू लगान नीतियों की उत्पत्ति के विषय में कई इतिहासकारों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं रणजीत गुहा और एरिक स्टोक्स। इन लेखकों ने यह साबित करने का प्रयास किया कि अंग्रेजों की भूमि लगान व कृषि नीतियों की सैद्धांतिक वैचारिकी की जड़ें यूरोप में प्रचलित बौद्धिक वातावरण और विचारधाराओं में देखी जा सकती हैं। और एरिक स्टोक्स का तो यहाँ तक कहना था कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड के बौद्धिक क्षेत्र पर जिन विचारधाराओं का प्रभाव था वे थे उपयोगितावाद, उदारतावाद और किराए के सिद्धांत जैसी विचारधाराएं वहाँ बौद्धिक जगत में छाई हुई थी। बेंथम ने उपयोगितावाद संबंधी दर्शन को प्रतिपादित किया, जेम्स मिल ने उदारवाद का सिद्धांत दिया, जबकि मॉल्थस और रिकार्डो ने किराए के सिद्धांतों जैसे अपने विचार रखे। अंग्रेजों की प्रशासन संबंधी नीतियों को कई प्रकार से इन विचारकों ने प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्थायी बंदोबस्त त्याग कर महलवाड़ी व्यवस्था को अपनाना पड़ा। और इसमें रिकार्डो ने तो ये तर्क रखा कि उपजाऊ भूमि पर जो अधिशेष निकलता है वो किराया है और यह अधिशेष जमींदारों द्वारा हड़प लिया जाता है, जैसा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो इस्तिमरारी बंदोबस्त में कर वसूलने का काम जमींदारों को दिया था। तो रिकार्डो ने यह कहा कि क्योंकि यह अधिशेष जमींदारों द्वारा हड़प लिया जाता है जो वास्तव में सरकार के पास पहुंचना चाहिए, तो उनकी दलील थी कि बिचौलियों को हम इस रास्ते से हटा दें। तो आप देखते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कर वसूलने का काम सीधे रैयत से किया गया, किसानों से किया गया, जबकि जो बिचौलिए थे, जो जमींदार थे, उनको उस
पूरी प्रक्रिया से हटा दिया गया। इस तर्क के आधार पर रिकार्डो ने कहा कि उत्पादक और सरकार के बीच सभी बिचौलियों को हटा देना चाहिए, और जेम्स मिल का विचार था कि किराया प्राप्त करना सरकार का हक बनता है, क्योंकि राज्य ही भूमि का स्वामी है। और इसी सिद्धांत के बाद आप देखते हैं कि लगान बढ़ाया गया, स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवाड़ी या महलवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो प्रतिपादित कृषि व्यवस्था और भू राजस्व नीति है, उस पर बेंथम, मिल, माल्थस और रिकार्डो का प्रभाव था, क्योंकि ये तमाम गवर्नर जनरल और जो टॉप ऑफिशियल्स थे, ये जब इंग्लैंड के अंदर अध्ययन कर रहे थे, तो वहाँ इन विचारकों को पढ़ाया जाता था अर्थशास्त्र के अंदर। और जब वो लोग हिंदुस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने काम शुरू किया, तो उन्होंने इन विचारों को कहीं ना कहीं अपनी नीतियों में उतारने की कोशिश की। ये इसका मोटा लुब्बो लुबाब है। और जैसा कि मैंने कहा कि एरिक स्टॉक्स का कहना है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड के बौद्धिक क्षेत्र पर उपयोगितावाद, उदारवाद एवं किराए के सिद्धांत जैसी विचारधारा छाई रही। बैंथम, मिल, माल्थस और रिकार्डो जैसे विद्वानों ने अंग्रेजों की प्रशासन नीतियों को कई प्रकार से प्रभावित किया। आधुनिक इतिहासकारों में दो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, एरिक स्टॉक्स और रणजीत गुहा, और इन्होंने अपने शोध में यह साबित करने का प्रयास किया कि अंग्रेजों की भूमि लगान व कृषि नीतियों की सैद्धांतिक विचार की जड़ें यूरोप में प्रचलित बौद्धिक वातावरण और विचारधाराओं में देखी जा सकती हैं। और रिकार्डो ने तर्क रखा कि उपजाऊ भूमि पर जो अधिशेष निकलता है वह किराया है, और यह अधिशेष जमींदारों द्वारा हड़प लिया जाता है, जो वास्तव में सरकार के पास पहुंचना चाहिए। और इसी तर्क के आधार पर रिकार्डो ने कहा कि उत्पादक और सरकार के मध्य सभी बिचौलियों को हटा देना चाहिए। और इसकी परिणति आप देखते हैं कि जहां स्थायी बंदोबस्त में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ एक पैक्ट कर लिया था, कर वसूलने का काम भूस्वामी उन्होंने जमींदारों को मान लिया था, वहां अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में आप देखते हैं कि कर वसूलने का काम कंपनी ने सीधे रैयत से किया, किसानों से किया, और इन बिचौलियों को, जो जमींदार थे, इनको उस पूरी प्रक्रिया से हटा दिया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्थायी बंदोबस्त क्या था। स्थायी बंदोबस्त उस समय के सबसे बड़े प्रांत बंगाल पर लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसको लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद इंग्लैंड में एक जमींदार घराने से आते थे, तो जो क्लास कैरेक्टर है, यानी एक वर्ग चरित्र था, उनको लगा कि हिंदुस्तान में भी उन्हें जमींदारों के जो भूस्वामी से संबंधित जो अधिकार हैं उनको बदस्तूर जारी रखना चाहिए। और उनका ये मानना था कि हम जमींदारों को कर वसूलने का काम अगर हम देंगे, तो कंपनी के पक्ष में ऐसे भूस्वामियों का एक बहुत बड़ा संगठन उनके पक्ष में होगा, जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक आधार का काम करेगा। ये भी उनके विचार में कहीं ना कहीं था। तो कॉर्नवालिस के भूमि बंदोबस्त में जमींदारों को लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई, और यही व्यवस्था 1793 में स्थायी कर दी गई। इसी को स्थायी बंदोबस्त या इस्तिमरारी बंदोबस्त कहा गया। इसके तहत अपनी सेवाओं के लिए जमींदारों को लगान का 11वां भाग अपने पास रखने का अधिकार था। शेष रकम सरकार के लिए थी। उसका कुछ भाग भी अदा न होने पर जमींदारों के लगान अधिकार छीन लिए जाते थे। 1794 में एक नया कानून बनाया गया, जिसके तहत सरकार को जमींदारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार था। सूर्यास्त कानून के अंतर्गत यह घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान या उसका कुछ भाग नहीं दिया गया, तो जमींदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई लाई जाएगी। स्थायी बंदोबस्त की उत्पत्ति के विषय में रणजीत गुहा ने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल, और उसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि इस व्यवस्था का आधार इंग्लैंड में प्रचलित वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा और फ्रांस में फिजियोक्रेटिक यानी प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा के संगम में देखा जा सकता है, जो निजी संपत्ति के सिद्धांतों पर जोर देते थे। फ्रेंच विचारधारा में अच्छे और स्थिर समाज का आधार संपत्ति की सुरक्षा में देखा गया।
यदि संपत्ति अधिकार को भूमि के स्वामियों के पास सुरक्षित कर दिया जाए तो संपूर्ण कृषि व्यवस्था को लाभ पहुंचेगा, ये उनका मानना था। फिजियोक्रेटिक विचारधारा में कृषि को धन का स्रोत माना गया तथा व्यापार कृषि उत्पादन का मात्र निकास। इसलिए कृषि अधिशेष को बढ़ाने के लिए स्थायी बंदोबस्त को आवश्यक समझा गया और रणजीत गुहा ने यह दलील दी कि इस विचारधारा को फिलिप फ्रांसिस द्वारा 1776 की योजना में प्रस्तुत किया, जिसमें इंग्लैंड के स्थायी भूस्वामी वर्ग के अनुभव भी शामिल थे। अलेक्जेंडर डोव, हेनरी पादलो तथा बिहार में टॉमस लो इत्यादि फ्रांसिस के पहले ही दीर्घकालीन भूमि बंदोबस्त की विचारधारा प्रस्तुत कर चुके थे। इन सभी का विचार था कि समाज में स्थिरता लाने के लिए भूस्वामियों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और 1784 के अगर पिट्स इंडिया एक्ट को यदि आप देखें, उसमें भी जमींदारों द्वारा लगान एकत्रित करने के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई थी। (1786) में जब कॉर्नवालिस की गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति हुई, उस समय तक भूमि बंदोबस्त के अनेक प्रयोग किए जा चुके थे। अधिकारी वर्ग में तथा सरकार में दीर्घकालीन लगान नीति के पक्ष में विचार प्रस्तुत किए जा चुके थे। कॉर्नवालिस स्वयं जानता था कि कृषि ही बंगाल में धन का स्रोत है, वाणिज्य नहीं। वाणिज्य का विस्तार कृषि क्षेत्र की समृद्धि पर निर्भर करता है, इसलिए उसे प्रोत्साहित करना आवश्यक है। वह यह भी जानता था कि इंग्लैंड के औद्योगिक विस्तार में भारतीय कृषि बहुत मदद कर सकती है। अभी हाल ही में कुछ शोधार्थियों ने इस पर शोध किया। हाल ही में जो प्रकाशित लेख है, नीलाद्रि भट्टाचार्य ने गुहा, स्टोक्स आदि इत्यादि लेखों की विचारधारा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि स्थायी बंदोबस्त या उसके बाद के लगान समझौते मात्र यूरोप की बौद्धिक विचारधारा से नहीं जन्मे थे, बल्कि कुछ समय लगाकर ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अपने अधिकार व हित जताकर प्रभावित किए गए थे। 1793 का लगान समझौता स्थानीय परिस्थिति से उतना ही प्रभावित था जितना कि बौद्धिक विचारों से। कॉर्नवालिस जॉन शोर के विचारों से सहमत था। उसे यह भी एहसास था कि कंपनी के अधिकारियों के पास न तो क्षमता थी और न ही प्रशासनिक अनुभव, जिसके द्वारा वह किसानों के साथ सीधे भूमिकर या लगान का बंदोबस्त कर सकें। अतः कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ ही नई भूमिकर व्यवस्था स्थापित करने की सोची, जो स्थायी बंदोबस्त कहलाई। कॉर्नवालिस के भूमि बंदोबस्त में जमींदारों को लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई और इस विषय में 1793 के विनिमय के द्वारा लगान वसूल करने के लिए सरकार को जमींदारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी दिया गया। 1794 में संशोधन के बाद जो नए कानून बनाए गए उन्हें सूर्यास्त कानून कहा गया और इसके द्वारा यह घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान या उसका कुछ भाग नहीं दिया गया तो जमींदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर रिचर्ड टेम्पल ने अपनी एक पुस्तक मैन एंड इवेंट्स ऑफ माई टाइम इन इंडिया में कहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त एक ऐसा उपाय था जो बंगाल की जनता के बीच इंग्लैंड की जमींदारी से संबंधित संस्थाओं को स्वाभाविक बनाने में कारगर साबित हुआ। लगभग इसी तरह की टिप्पणी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने स्थायी बंदोबस्त के बारे में कही कि यदि जबरदस्त जन विद्रोहों या क्रांति का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा की जरूरत है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कई मामलों में और कई महत्वपूर्ण बातों में असफल होने के बावजूद स्थायी बंदोबस्त का कम से कम एक बहुत बड़ा फायदा है और वह यह कि धनिष्ठ भूस्वामियों का एक ऐसा विशाल संगठन खड़ा किया गया जो तहे दिल से यह चाहता है कि अंग्रेजी राज कायम रहे और इसका जनता पर दबाव कायम रहे। दूसरी ओर अगर हम देखें तो स्थायी बंदोबस्त उत्पीड़न और शोषण का साधन भी बना। इस व्यवस्था में ऊपरी स्तर पर सामंतवाद तथा निम्न स्तर पर दास प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। जिस समय स्थायी बंदोबस्त अपनाया गया था उस समय भूमि का नाप ठीक से नहीं किया गया और लगान दर जल्दबाजी में तय की गई। वित्तीय दृष्टि से भारत को दीर्घकालीन घाटा हुआ।
स्थायी बंदोबस्त के विषय में एक धारणा यह भी है कि इससे किसी क्षेत्र में वाणिज्यीकरण आया, क्योंकि नकद लगान पर जोर दिया गया। फलस्वरूप स्वायत्त आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था का परंपरागत रूप तेजी से बदलने लगा, क्योंकि नकद लगान तथा बाजार का दबाव किसानों पर पड़ने लगा, जिससे कृषि संबंध बदलने लगे। और यह बात भी सच है कि स्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय यह बात सोची जा रही थी कि जमींदार वर्ग को भूमि का स्वामित्व सौंपने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और वो बाजार प्रेरित व्यवस्था में परिवर्तित होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। नकद फसल का उत्पादन परंतु परंपरागत ढांचे के भीतर ही नकद फसल का उत्पादन या बाजार प्रेरित उत्पादन में कोई नई बात नहीं थी। कई शताब्दियों से रेशम, कपास, तेल, सुपारी, तंबाकू, नील इत्यादि का उत्पादन व्यापार के लिए किया जाता था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्लास डिफरेंशिएशन के पर्याप्त प्रमाण एच.डी. कॉलब्रुक के 1794, हैमिल्टन बुकानन के 1803 के यात्रा वितरण और सफरनामे में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार हमें माने कि स्थायी बंदोबस्त ऊपरी सतह पर तो कुछ परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है, परंतु किसी समाज की निम्न सतह को परिवर्तित नहीं कर सका। जो परिवर्तन आए भी वे परंपरागत ढांचे के भीतर ही सीमित रहे। तो ये स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमाली बंदोबस्त के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक हमने इस बारे में बताया कि किस तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल जैसे प्रांत में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। इसके बाद एक और नई भू राजस्व नीति अमल में लाई गई, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा गया, और ये दक्षिण भारत के विभिन्न इलाकों में इस नीति को लागू किया गया। दक्षिण भारत में कृषि ढांचे के मूल तत्व वहाँ के ग्रामीण समुदाय में विद्यमान थे, चाहे वो भूमि स्वामित्व हो या भूमि के काश्तकार, पर विस्तृत जाति व्यवस्था। यहाँ के भूमि संबंध अत्यंत जटिल थे। एक और राज्य सरकार और किसानों के बीच तथा दूसरी और विभिन्न श्रेणी के कृषक वर्गों और काश्तकारों के आपसी संबंध थे। जाति प्रथा ने यहाँ के सामाजिक आर्थिक संबंधों को आधार प्रदान किया। पूर्वी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में भौगोलिक विविधता अधिक रही। भूमि की किस्म और फसल अलग अलग थी, आबादी का घनत्व अलग था, खेतों की निरंतरता पहाड़ियों, तालाबों या भूमि की किस्म से टूटती रहती थी। इसलिए यहाँ प्रत्येक ग्रामीण समुदाय का अपना विशेष महत्व रहा। दक्षिण भारत तथा कुछ पश्चिमी क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था का मूल आधार क्या था, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, सीधे सीधे इस बंदोबस्त का नाम रैयतवाड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि अब जो कर वसूलने का काम था वो रैयत से लिया जाने लगा। रैयत का मतलब होता है किसान। तो जब कर वसूलने का काम सीधे किसानों से किया जाने लगा तो वो व्यवस्था रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहलाई। और इस व्यवस्था के बारे में जो इतिहासकारों का ये मानना था कि जहां प्रशासकों ने यूरोप में प्रचलित बौद्धिक विचारधारा को इस नीति का आधार बताया, जो मॉल्थस तथा रिकार्डो के किराए संबंधित सिद्धांतों से प्रेरित थे। वहीं नई नीति के निर्धारण में एरिक स्टोक्स ने इन सिद्धांतों को अहम माना। इनका मानना है कि बैंथम तथा जेम्स मिल ने इंग्लैंड से अनेक विज्ञप्तियां भेजी, जिसमें कहा गया कि उपज का सभी अधिशेष राजस्व के रूप में कंपनी सरकार द्वारा ले लिया जाना चाहिए। शारदा राजू एक इतिहासकार हैं। उन्होंने इस नई व्यवस्था के संस्थापक मनरो पहले लगान दर की संयत रखने के पक्ष में थे। इंग्लैंड से लौटकर उसके विचार बदल गए और वही कारण है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू लगान बहुत अधिक रखा गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था की उत्पत्ति में रॉबर्ट एरिक फ्राइकेनबर्ग पाश्चात्य आर्थिक सिद्धांतों की भूमिका को अस्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि राज्य और समाज के संबंधों पर स्थानीय प्रभाव और परंपरागत राजनीतिक प्रक्रम का अधिकतम महत्व था। दक्षिण भारत में प्रत्येक शाही सत्ता को राजनीतिक विखंडन और विघटन प्रवृत्तियों का सामना करना पड़ा, जो गांव स्तर की इकाई पर जाकर टिकती थी। खैर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कई वर्षों के निरंतर प्रयास के बाद स्वीकार किया गया। जिस समय बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जा रहा था, उस समय मद्रास प्रांत अनिश्चय की स्थिति में था। निश्चित प्रशासन एवं औपचारिक लगान नीति के न होने से अनेक प्रकार के भूधारण यानी लैंड टेन्योरियल नीतियां लागू की जा रही थी। इनमें रैयतवाड़ी पद्धति सर्वाधिक सफल साबित हुई। इस क्षेत्र में मूल रूप से रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त के बीच विवाद रहा।
1792 में रैयतवाड़ी पद्धति को बारामल जिले में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। इसमें लगान समझौता जमींदारों से न करके वास्तविक किसानों से किया गया जो भूमि के स्वामी थे। वह 3 से 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया और जब इस व्यवस्था की उपयोगिता से रीड का विश्वास उठने लगा तब थॉमस मोनरो का इस पर विश्वास बढ़ता गया। वह इस पद्धति का कट्टर समर्थक बन गया। 1796 में मोनरो ने रीड की घोषणा की कड़ी आलोचना की जिसमें वार्षिक लगान निर्धारित करने का सुझाव दिया गया। 1797 का राजस्व बोर्ड रैयतवाड़ी के विरुद्ध था किंतु मोनरो तब भी इस पद्धति पर कट्टर समर्थक था। जब मोनरो को निजाम से प्राप्त स्थानांतरित क्षेत्र सीडेड टेरिटरीज का कलेक्टर बनाया गया तब उसने इस क्षेत्र में रैयतवाड़ी पद्धति लागू की। इस प्रकार 1809 तक इस पद्धति को मद्रास प्रांत में कुछ स्थानों पर लागू किया गया किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और इसकी सफलता स्पष्ट होने पर 1818 में इसे पुनः लागू किया गया। मोनरो जब तक मद्रास का गवर्नर रहा तब तक पुरानी व्यवस्था को अनुचित मानकर रैयतवाड़ी पद्धति लागू की गई। हालांकि ऐसा करते समय स्थायी बंदोबस्त वाले इलाकों को उसने छोड़ दिया। इसमें उपज का तीसरा भाग भूमि का आधार माना गया। व्यवहारिक रूप से यह भूमि की उपज और उत्पादन शक्ति के आधार पर बदला जा सकता था। इसमें अकाल इत्यादि की स्थिति के लिए गुंजाइश रखी गई थी। इसमें लगान की दर बहुत अधिक रहती थी जो किसानों के लिए मुश्किल थी। रैयतवाड़ी पद्धति युवा प्रशासकों में बहुत लोकप्रिय थी। इनमें कलेक्टरों को निजी योगदान दिखाने का मौका अधिक था। यह व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक चलती रही। स्थायी बंदोबस्त को अन्य क्षेत्रों में लागू करने में रैयतवाड़ी पद्धति सबसे बड़ी बाधा बनी और इस पद्धति की सफलता ने स्थायी बंदोबस्त की उपयोगिता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। 1855 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को उपज के 30% के आधार पर विस्तृत सर्वेक्षण के बाद उचित प्रकार से लागू किया गया और इसे वास्तविक रूप से 1861 में लागू किया गया। 1865 में राज्य सरकार का भाग भूभाटक या लगान का 60% निश्चित किया गया जो बहुत अधिक था। 1870-78 के भीषण अकाल ने इस पद्धति के दोषों को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। रैयतवाड़ी पद्धति के लागू होते ही इसके समर्थक इस पद्धति के लाभों पर बल देने लगे। यह स्थायी बंदोबस्त की अपेक्षा अधिक लाभकारी प्रतीत हो रही थी और इसलिए बड़े पैमाने पर इसे अपनाया भी गया। इस पद्धति में बंजर भूमि को जोता जा सकता था। उसकी आय में सरकार का भी हिस्सा था। कुल मिलाकर हम यदि देखें तो रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से कहीं अधिक महंगी साबित हुई। इससे प्रशासन का कार्य और भी अधिक बढ़ गया क्योंकि कलेक्टर को लगान एकत्रित करने का कार्य सौंपा गया। लगान दर तय करने के लिए सरकार को अधिक गहराई से हिसाब का अध्ययन करना, जुताई की वास्तविक स्थिति जानना, संसाधनों की जानकारी प्राप्त करना ये नितांत आवश्यक हो गया और यह प्रशासन का अतिरिक्त कार्य भी था। इससे कृषि क्षेत्र के दैनिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप की संभावना बढ़ गई। कई बार ब्रिटिश अधिकारियों ने वही स्थान ग्रहण कर लिया जो स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का था। लगान तय करने के पहले कंपनी के अधिकारियों द्वारा भूमि की जांच की जाती थी। यहाँ भ्रष्टाचार सबसे अधिक था। घूस या बेईमानी से भूमि की उत्पादन शक्ति या वास्तविक उत्पादन को गलत घोषित कर दिया जाता था। वैसे भी दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अंग्रेज अधिकारियों की जानकारी न के बराबर थी और वे गांव के एक भाग की भूमि के आधार पर ही अन्य जमीनों का कर भी निर्धारित कर देते थे। इस स्थिति में भूमि कर भूमि की क्षमता से अधिक तय कर दिया जाता था। रमेश चंद्र दत्त ने इस पद्धति के बारे में कहा कि इस बंदोबस्त से कंपनी की रैयतों पर जकड़ का स्वरूप वही हो गया जो गुलाम के ऊपर इनके मालिकों का रहता है। कंपनी के एक डायरेक्टर ने कहा कि मेरे विचार से इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रथा का मुख्य लक्ष्य यही था कि जमीन से उत्पन्न उपज का अधिकाधिक भाग लगान के रूप में सरकार को प्राप्त हो सके। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रभाव पर इतिहासकारों के बीच में भी कुछ मतभेद हैं। परंपरागत विचारधारा वाले इतिहासकारों का मानना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के लागू होने से जो लैंड टेन्योरियल रिलेशन थे उन पर गहरा असर पड़ा।
सारदा राजू ने अपने लेख द एग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी में तर्क रखा कि नए राजस्व समझौते और प्रशासनिक व्यवस्था से परंपरावादी ग्रामीण संगठन का विघटन होने लगा और बाद में इसमें अन्य तत्व भी योगदान देने लगे, जैसे रेल विस्तार या बाहरी व्यापारिक दबाव। बहुत अधिक लगान होने से तथा कर एकत्रित करने के साधनों में लचीलापन न होने के कारण किसानों की निर्भरता पेशेवर महाजनों पर बढ़ने लगी। उधर हस्तकरघा उद्योगों का पतन होने से कारीगरों को पुनः भूमि पर लौटना पड़ा, जिससे प्रति व्यक्ति भूमि का अनुपात तेजी से बदल गया। और यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में भूमिहीन किसानों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसी स्थिति में व्यापक गिरावट आई। अब हम जिस तीसरी व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे वो महलवाड़ी व्यवस्था है। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में यदि हम देखें तो कंपनी को उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों की प्राप्ति हुई, जिससे लगान बंदोबस्त का विषय पुनः खुल गया। ये स्थानांतरित और विजित क्षेत्र थे, यानी सीडेड टेरिटरीज थे। सीडेड टेरिटरीज प्रांत वो क्षेत्र था जिसे अवध के नवाब ने कंपनी को 1801 की संधि द्वारा सौंपा था। इसमें तत्कालीन समय में 7 जिले थे, आज का इटावा, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर और बरेली। इसके तुरंत बाद सुरजी अर्जन गांव की संधि के बाद कंपनी ने रेगुलेशन 9th के द्वारा सिंधिया से 1804 में कॉन्कर्ड टेरिटरीज प्राप्त किए, जिसमें पानीपत, सहारनपुर, अलीगढ़ और आगरा जिले शामिल थे। इन्हीं क्षेत्रों में एक नई भूमि लगान पद्धति आरंभ की गई, जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इस पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम या महाल माना गया। गांव की समस्त भूमि सम्मिलित सभा की मानी गई, जिसे भागीदारों का समूह कहते थे। भूमि कर के लिए यही समूह उत्तरदायी माना गया। कई स्थानों पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी माना गया, किंतु अधिकतर महलवाड़ी व्यवस्था सामूहिक रूप से गांव या महाल के आधार पर लागू की गई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही बंगाल की जमींदारी व्यवस्था के दोष सामने आने लगे थे। सरकार को एहसास होने लगा था कि यद्यपि लगान तो जमा हो रहा था, परंतु उसे भविष्य में बढ़ाने का कोई उपाय नहीं था। इधर बिचौलियों की संख्या तथा आय की दृष्टि से बढ़ोतरी भी आलोचना का विषय बन रही थी। इसी कारण सरकार कुछ निश्चित नीति तय करने में संकोच कर रही थी। बंगाल की भूमि व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया कंपनी अधिकारियों और बाहरी विचारकों में बढ़ने लगी थी। एरिक स्टोक्स ने भारत की प्रशासन नीति पर और विशेष रूप से महलवाड़ी बंदोबस्त पर बैंथम तथा रिकार्डो के प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण केंद्र इंग्लैंड में स्थित हैलीबरी कॉलेज में अर्थशास्त्र की शिक्षा पर बहुत बल दिया जाता था। इस विभाग में टॉमस माल्थस, मिल, रिकार्डो इत्यादि विचारकों का प्रभाव बहुत अधिक था। स्टोक्स के अनुसार यहाँ से आए युवा अधिकारी इन विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे और भारत की प्रशासनिक नीतियों में इन विचारों को अपनाना चाहते थे। इन विचारों में रिकार्डो का भूमि किराए संबंधित सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावशाली साबित हुआ। रिकार्डो ने की एक पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और उसमें उन्होंने ये दलील दी कि जमींदारों को उनकी जमीन से जो लगान मिलता है वो उनके भूमि अधिकार के कारण है। वे स्वयं उत्पादन में योगदान नहीं करते, वो केवल कर वसूल करता है और इसका उपभोग करता है, इसलिए उसकी आमदनी पर कर लगाना उचित है। इससे उत्पादन और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिकार्डो शुद्ध अधिशेष को भूमि किराए के रूप में देखता था, जिसके कुछ हिस्से पर सरकार का अधिकार था। वैसे तो सैद्धांतिक रूप से नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य या किसान के परिश्रम के मूल्य सहित कृषि कार्य पर जो खर्च हुआ उसे निकालकर बची आय पर भूमि का निर्धारित किया जाए और इसकी दर समय समय पर बदली जाए। इस विचारधारा का रुख जमींदारी पद्धति के विरुद्ध था। तो कहने का मतलब यह है कि रिकार्डो के जो भूमि किराए संबंधित सिद्धांत हैं वो महलवाड़ी पद्धति के क्रियान्वयन में स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होते हैं। और कारण था कि जो भी अधिकारी हिंदुस्तान में आते थे, ये मानना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इन कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण था वो इंग्लैंड में हैलीबरी कॉलेज में होता था, जहां अर्थशास्त्र की शिक्षा पर बहुत बल दिया जाता था। और अर्थशास्त्र विषय में खास तौर पर 3 विचारकों को पढ़ाया जाता था, टॉमस माल्थस, मिल और रिकार्डो।
तो रिकार्डो का जो भूमि किराए संबंधित सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं महलवाड़ी बंदोबस्त को अपनाने में इस सिद्धांत को कहीं ना कहीं आधार बनाया गया। एरिक स्टोक्स की विचारधारा के विरोध में रविंदर कुमार, आसिया सिद्दीकी, इम्तियाज हुसैन जैसे इतिहासकारों ने लगान नीति को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। इम्तियाज हुसैन ने कहा कि स्थानीय अनुभवों का औपचारिक नीति पर प्रभाव नजरअंदाज किया गया था। कंपनी के बढ़ते हुए साम्राज्य के खर्च और अपने देश के औद्योगिकरण की मांग को पूरा करने के लिए अधिक राजस्व चाहिए था, जो स्थायी बंदोबस्त में संभव नहीं था। उधर क्लासिकी अर्थशास्त्र और भूमि किराए के सिद्धांत लोकप्रिय हो रहे थे। इसी परिस्थिति में 1819 और 1822 के बीच महलवाड़ी पद्धति निश्चित रूप ग्रहण कर दी गई। हॉर्ट मैकेंजी ने जो कंपनी सरकार में क्षेत्रीय सचिवता उत्तरी भारत के ग्रामीण समाजों की ओर ध्यान देकर कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। उसका कहना था कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, भूमि से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का लेखा तैयार किया जाए, प्रत्येक ग्राम या महल से कितना कर लेना है यह तय किया जाए और प्रत्येक ग्राम से भूमि कर प्रधान या लंबरदार द्वारा ग्रहण करने की व्यवस्था की जाए। 1882 के समझौते के रेगुलेशन 7 द्वारा प्रत्येक समझौते के पहले बहुल विस्तृत और गहराई से भूमि की जांच करने का आदेश दिया गया। कलेक्टरों को समझौते करने के पूर्व पूरा मुआयना निरीक्षण करने को कहा गया। उन्हें पता लगाना था कि प्रत्येक गांव की आर्थिक स्थिति, कर देने की क्षमता, उपज के क्षेत्र व कुल उत्पादन, फसलों की जानकारी तथा पुराना लेखा जोखा, जिससे कृषकों के भूमि अधिकार की जानकारी प्राप्त हो सके। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य कृषि व्यवस्था की अधिक से अधिक गहराई से जानकारी हासिल करना तथा स्वयं तथा वास्तविक लगान के रिकॉर्ड मूल्य का मूल्य जानना। इन दोनों तत्वों में तालमेल नहीं था। खैर, महलवाड़ी व्यवस्था को 1882 के रेगुलेशन 7 के द्वारा कानूनी रूप दे दिया गया। जहां जमींदार लगान एकत्र करते थे वहां लगान भूमि किराए का 30% रखा गया, किंतु उन क्षेत्रों में जहां भूमि ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि थी वहां पर भूमि किराए का 95% तय कर दिया गया और ये लगान बहुत अधिक था। यद्यपि स्थायी बंदोबस्त त्याग दिया गया था, नई व्यवस्था में समझौता लंबी अवधि के लिए किए जाने के सुझाव दिए गए, जो कम से कम 10 से 12 वर्ष के लिए, अधिक से अधिक 20 से 25 वर्ष की अवधि के थे। इसका उद्देश्य भावी लगान की बढ़ोतरी में सरकार का हिस्सा बनाए रखना था। साथ ही आशा की जाती थी कि इससे किसानों की असुरक्षा को भी समाप्त किया जाएगा। भूमि किराए का 66% राज्य सरकार का भाग निश्चित किया गया और ये व्यवस्था 30 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई। इस प्रकार रॉबर्ट बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के निजी प्रयासों से 1833 से 1843 के बीच जो बंदोबस्त किए गए वो महलवाड़ी व्यवस्था के सबसे उन्नत रूप थे। जहाँ तक महलवाड़ी व्यवस्था की सफलता की बात है तो ये कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि महलवाड़ी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं, इस व्यवस्था में भी किसानों का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ और अंतिम आघात जो था वो किसानों पर ही पड़ा। बम्बई में अधिकांश क्षेत्र में जो भूमि व्यवस्था थी वो 1947 के बाद ठीक तरह से लागू की गई और यह रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुरूप थी। प्रत्येक जिले से भूमि कर की मांग उस जिले के भू राजस्व इतिहास व वहाँ के लोगों की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करती थी। इसके बाद समस्त जिले की मांग को अलग अलग खेतों के आधार पर बांट दिया गया। इसके अतिरिक्त भूमि कर भूखंडों पर निर्धारित किया गया, किसी की समस्त भूमि पर नहीं, और यह व्यवस्था भी अनुमानों पर आधारित थी, किंतु पहले की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक थी।